अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कुछ एक्सपेरिमेंट है जो कि वेव्स के अंदर हमको पढ़ना है। उसमें से एक है रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उसका सेटअप मैं आपके सामने बना चुका हूँ। इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमको कुछ ऐसा सेटअप करना है जिसके थ्रू हम वेलोसिटी ऑफ द साउंड कैलकुलेट कर सकें या फिर हम एंड करेक्शन कैलकुलेट कर सकें। दोनों काम यहाँ पे हो सकते हैं। दो तरह के सेटअप पॉसिबल है इसके अंदर। ये एक हमारा छोटा सा कंटेनर होगा जिसके थ्रू हम वाटर सप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक पाइप लगा है, इससे ये बड़े कंटेनर के अंदर वाटर आ जाएगा। तो मैं जितनी लेवल तक पानी यहाँ भरता हूँ सेम लेवल तक पानी यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि हमको पता है पानी अपनी लेवल मेंटेन करता है पास्कल्स लॉ के थ्रू। उसका लेवल हमेशा सेम होगा। ये जो छोटा कंटेनर है ना, ये क्लैम्प खोल कर आप उसको नीचे और ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। जब ये छोटे को नीचे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ का पानी भी नीचे आने लगेगा। इस तरह हम यहाँ का एयर कॉलम एडजस्ट करें। यहाँ पर एक स्केल है, उसके थ्रू हम मेजर करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। ये हमारा एक सेटअप है। उससे भी एक जनरल सेटअप हो सकता है जो कि स्टेट बोर्ड की बुक में दिया हुआ है। एक वाटर कंटेनर, उसमें एक छोटी सी ट्यूब जिसका डायमीटर कम है उसको रखो। आपको ये सिर्फ ये ट्यूब को ऊपर और नीचे मूव करना है। तो ये जो एयर कॉलम है ना ऊपर वाला, इसकी लेंथ बढ़ेंगी और कम होंगी। चलिए, यहाँ पे हमने एक ट्यूनिंग फोर्क रखा है। अब होता क्या है देखते हैं। सबसे पहले हम ट्यूनिंग फोर्क को साउंड करेंगे, उसको रबर पैड से हिट करेंगे। अब यहाँ पे ऑसिलेशन शुरू हुए, ऑसिलेशंस आए इस एयर कॉलम के अंदर। मैं यहाँ पे इसको और एक मरतबा एक्सटेंडेड डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारी ट्यूब थी, इसके अंदर पानी भरा हुआ था। तो ये बिहेव करेंगे जैसे कि वो पाइप जिसका एक एंड क्लोज है। अब यहाँ पर स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फॉर्म होने के लिए यहाँ क्या फॉर्म होगा, यहाँ फॉर्म होगा एंटी नोड और यहाँ फॉर्म होगा नोड। और अगर हमने एंड करेक्शन कंसीडर किया तो हमको पता है कि एंटी नोड एग्जैक्टली एट द एंड फॉर्म नहीं होता, बल्कि ट्यूब से थोड़ा सा ऊपर फॉर्म होता है। लेंथ ऑफ द ट्यूब जो कि आप स्केल के थ्रू देख सकते हैं वो L है, और एंड करेक्शन E है जो कि हमको मान लो पता नहीं है, हम इसको पता कर सकते हैं। यहाँ पे स्केल है, स्केल के थ्रू आपने देखा कि कितना एयर कॉलम वहाँ प्रेजेंट है। ये एयर कॉलम की मान लीजिए कि लेंथ L है जो कि आप देख सकते हैं। एंड करेक्शन हमने मान लिया, हमको पता नहीं है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारी ट्यूनिंग फोर्क थी, तो यहाँ प्रोड्यूस होगा एंटी नोड और यहाँ प्रोड्यूस होगा नोड। तो हमारा पहला लूप कुछ इस तरह फॉर्म होगा। फॉर्म हो गया पहला लूप। अच्छा जी, अगर ये लूप फॉर्म हो गया, हमको ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी पता है और यहाँ आने वाली वेव्स साउंड वेव है, तो साउंड वेव की वेलोसिटी भी पता है। अगर नहीं पता तो √3 RT/m से गामा RT/m से उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मतलब वेलोसिटी पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, मतलब यहाँ जो वेव्स आने वाले हैं उनकी वेवलेंथ भी हमको पता है। अगर ये फर्स्ट मोड ऑफ ऑसिलेशन है तो क्या कोई मुझे बताएगा लेंथ ऑफ द पाइप फर्स्ट मोड के अंदर कितनी होगी। इन शॉर्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड सक्सेसिव नोड। एंटी नोड और उसके बाद वाले नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, λ/4 होता है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ λ1/4। ठीक है, चलिए, तो हमको पता है कि यहाँ पे लेंथ इतनी नहीं है बल्कि पूरी लेंथ है, तो उसको यहाँ लिखना चाहिए क्या, L1 + E। ओके, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको इसके आगे एक और चीज बताने वाला हूं। उससे पहले थोड़ी सी ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा क्लैंप है ना, इसको खोल दूंगा और ये छोटे वाले कंटेनर को नीचे की तरफ मूव करूंगा। तो यहाँ का एयर कॉलम भी नीचे जाएगा, सॉरी वाटर कॉलम नीचे जाएगा। तो यहाँ पे एयर कॉलम की अवेलेबल लेंथ बढ़ जाएंगी। इसको मैं एक्सटेंडेड डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ दोबारा। ये हमारा कंटेनर था, अब पानी नीचे की तरफ चला गया, पानी नीचे की तरफ चला गया। आपकी ट्यूनिंग फोर्क वही है, मतलब फ्रीक्वेंसी वही है, साउंड वही है, मतलब साउंड की वेलोसिटी भी वही है। बदलने वाली चीज क्या है, देखिए यहाँ पे अब वाली लेंथ है L2 और हमको पता है यहाँ क्या फॉर्म होगा, यहाँ फॉर्म होगा नोड और यहाँ फॉर्म होगा एंटी नोड, क्योंकि क्लोज एंड पे हमेशा नोड फॉर्म होता है, फ्रीडम मोशन के लिए कम होता है। एंटी नोड यहाँ फॉर्म होने के बजाय थोड़ा सा ऊपर फॉर्म होगा, और कितना ऊपर फॉर्म होगा, एंड करेक्शन के बराबर वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ L है और ये E है। अब हमारे पास ये तो हुआ फर्स्ट मोड ऑफ ऑसिलेशन। अब जब ये सेकेंड मोड के अंदर जाएगा तो यहाँ नोड, बीच में एक और नोड आएगा, तो हमारी वेव्स कुछ इस तरह फॉर्म होंगी। यहाँ फॉर्म हुआ एंटी नोड, यहाँ पर नोड और ये नीचे आके फिर एक नोड, यहाँ से ये वापस गई। अब मेरा सवाल ये है, जिसके लिए मैं आपको कह रहा था कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ की वेवलेंथ बराबर होंगी या अलग अलग होंगी। इससे पहले कि जो हमने एयर कॉलम के क्वेश्चंस किए थे ना, वहां पे याद है λ1 लिया था फर्स्ट मोड के लिए, λ2 लिया था सेकेंड मोड के लिए।
कि यहाँ भी लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लेने की जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका सोर्स नहीं चेंज हुआ, आपका साउंड चेंज नहीं हुआ, मतलब फ्रीक्वेंसी वही है, वेलोसिटी वही है, तो वेवलेंथ वही रहेंगी। दूसरी चीज, वहां पर लेंथ चेंज नहीं हो रही थी। इससे पहले जब हमने क्लोज पाइप के स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन देखा ना, तो उसमें आ रहा था फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी v/4L, उसके बाद आ रही थी 3v/4L। तो वहां ये हो रहा था, हम लेंथ ऑफ द एयर कॉलम को चेंज नहीं कर रहे थे, सिर्फ मोड्स को चेंज कर रहे थे। तो इतनी ही लेंथ में बाद में एक लूप और आधा लूप फॉर्म हो गया था, इस वजह से वेवलेंथ चेंज हुई थी। यहाँ वेवलेंथ चेंज होंगी? नहीं चेंज होंगी। इसलिए हम लिख सकते हैं कि बाद वाली लेंथ प्लस एंड करेक्शन इज इक्वल टू हाउ मच? यहां से यहां तक कितना है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड सक्सेसिव नोड? λ/4। नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4। नोड और यहाँ के, ये सॉरी एंटी नोड है, एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4। तो 1 λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4। तो L2 प्लस E किसके बराबर हुआ? 3 λ/4 के। वेवलेंथ नहीं बदल रही, इसलिए हमको λ1 और λ2 लिखने की जरूरत नहीं है। यहां तक ठीक? चलिए इस इक्वेशन को मैं थोड़ा आगे लेकर चलता हूं, तो क्या मिलेगा? L2 प्लस E इज इक्वल टू 3 इंटू λ/4, ऐसा लिख सकता हूं। λ/4 की वैल्यू तो हमको पता है, तो L2 प्लस E इज इक्वल टू 3 इंटू λ/4, मतलब 3 इंटू λ/4 कितना है? L1 प्लस E। हम यहां से एन करेक्शन निकाल सकते हैं, तो क्या होगा? L2 प्लस E इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ L1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ E। अगर आप एन करेक्शन को निग्लेक्ट कर लें तो आप ये कह सकते हैं कि बाद वाली रेजोनेंट लेंथ, रेजोनेंस होगा। यहाँ पे होता क्या है, आपने ट्यूनिंग फोर्क को ऑसिलेट किया, पहले शुरू जब स्टेशनरी वेव फॉर्म होंगे तो आपको याद होगा, और एक मरतबा मैं रिपीट करता हूँ। देखो रेजोनेंस कब होता है? जब यहाँ की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ मैच कर जाए, या दूसरे अल्फाज में वहां पर सुपर पोजिशन होने लगे। जब यहाँ से कॉम्प्रेशन जाएगा तो यहाँ से टकरा कर क्या आएगा? कॉम्प्रेशन ही टकरा कर वापस आएगा। अब यहाँ से रेरफेक्शन गया, इसलिए आप इस लेंथ को एडजस्ट करते हैं। एयर कॉलम को आपको एडजस्ट करना पड़ता है, पहले साउंड कम सुनाई देगा, जब आप उसको नीचे 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 लेकर जाते जाएंगे तो यहाँ पे हमारा स्टेशनरी वेव का लूप बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि हाफ लूप फॉर्म हो जाए। जब हाफ लूप फॉर्म होगा तो आपको बहुत ज्यादा लाउड साउंड सुनाई देता है। अगर लाउड साउंड सुनाई दिया, इसका मतलब वहां पे रेजोनेंस ऑकर हो गया है, आधा लूप फॉर्म हो गया है। इसको हम कहेंगे फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ। न्यूमेरिकल में दिया होगा फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, उसके माने ये है कि आपको L1 प्लस E या सिर्फ L1 की वैल्यू दिया है, क्वेश्चन देखकर आप समझ लेंगे। ओके, अब हुआ क्या? अब आप इस कॉलम को, इस कंटेनर को और नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे एयर कॉलम बढ़ गया, थोड़ा सा एयर कॉलम बढ़ा, अब साउंड कम होने लगा, कम होने लगा, कम होने लगा, यहाँ तक कि हमारे पास एक और लूप का एडिशन हो गया। अब यहाँ पे सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ आपको सुनाई देंगी, दूसरी मर्तबा रेजोनेंस यहाँ पर होगा। इस लेंथ को हम नाम देते हैं फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, उसको नाम देते हैं सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ। ठीक है, चलिए तो मैं क्या बता रहा था? चलो यहां तक तो हम आ गए, इसको आगे लेकर चलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ का 3 टाइम्स है। ये आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने में काम देगा। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है कि पहली रेजोनेटिंग लेंथ इतनी थी, दूसरी बताओ कितनी है, तो सिंपली ये देख लेना कौन 3 टाइम्स से बढ़ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं L2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ L1। हमको पता करना है एंड करेक्शन, तो आगे लेकर चलते हैं। L2 माइनस 3L1 इज इक्वल टू 3E माइनस E। 3E माइनस E कितना होगा? 2E, मतलब L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू E। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 2E लिख लेता हूँ, ये 2 को डिवाइड में लेकर आ जाएंगे। तो एंड करेक्शन का फाइनल फॉर्मूला हमको मिलेगा L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले के थ्रू अगर आपको 2 रेजोनेटिंग लेंथ पता है, L2 और L1 पता है, तो आप एंड करेक्शन की वैल्यू गिवन ट्यूब के लिए पता कर सकते हैं। समझ आया? ये सिंपल था। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लें, ये काम आएगा क्वेश्चंस के अंदर। दूसरी चीज, हम इस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये भी कर सकते हैं कि हमको वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने की कोशिश करना है। ठीक है जी, वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे निकालें? वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने के लिए हमको चाहिए लैम्बडा की वैल्यू। ऐसा करते हैं, इन 2 इक्वेशंस को माइनस कर लेते हैं। इसको मैं नाम देता हूं 1, इसको मैं नाम देता हूं 2। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे इक्वेशन 1 में से। अब मेरा थोड़ा साथ दीजिए, जगह कम है। L2 प्लस E माइनस
L1 माइनस ई, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो दोनों प्लस वाले टर्म माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 3 लैम्बडा बाई 4 माइनस लैम्बडा बाई 4। क्या ये सही है? मैंने बस दो इक्वेशन को माइनस किया। इक्वेशन 2 क्या है? L2 प्लस ई माइनस इक्वेशन 1 प्लस वाला L1 प्लस वाला ई, तो ये दोनों माइनस के साथ आ जाएंगे। 3 लैम्बडा बाई 4 जैसा का वैसा, लैम्बडा बाई 4 माइनस के साथ आ गया। ये प्लस वाला ई माइनस वाला ई खत्म, मतलब L2 प्लस L1 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाई 4 माइनस लैम्बडा बाई 4। कितना? बेस दोनों का सेम है, 3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा 2 लैम्बडा बाई 4, दैट मीन्स लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2। ये हुआ हमारा फॉर्मूला जिसके थ्रू हम वेवलेंथ निकाल पाए। इसका मतलब लैम्बडा का फॉर्मूला हमको मिल गया, लैम्बडा इज इक्वल टू 2 अंडर द ब्रैकेट ऑफ L2 माइनस, ये फॉर्मूला एक आपको याद रखना है। ये ट्यूनिंग फोर्क आपकी पहचान की है, आप ही ने उसको लिया है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता है। चलिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? n लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी आपको पता है ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी, और लैम्बडा कितना है? 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1। इस फॉर्मूले से आप साउंड की वेलोसिटी गिवन मीडियम में कितनी है वो भी पता कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, v इज इक्वल टू 2n अंडर द ब्रैकेट ऑफ L2 माइनस N1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द गिवन मीडियम। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम एंड करेक्शन भी पता कर सकते हैं और वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द गिवन मीडियम भी पता कर सकते हैं। सिंपल एक्सपेरिमेंट है। स्टेट बोर्ड की बुक में सिर्फ ऐसा दिया हुआ है, आप इसको ऊपर लेकर जाओ, पहली मर्तबा रेजोनेंस होगा तो L1 नोट करो, और ऊपर और ऊपर और ऊपर तो आपको L2 मिल जाएगा। L1 L2 मिल गए, काम खत्म हो गया। पुरानी बुक्स में इस तरह का अरेंजमेंट था, स्टेट बोर्ड की जो अभी बुक आई उसके अंदर ये अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसको हम रेजोनेंट ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। समझ गए? कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सेम कंसेप्ट के ऊपर। इन अ रेजोनेंस ट्यूब, क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन आपके सामने है, मेरे पास है पेज नंबर 822। इन अ रेजोनेंस ट्यूब द फर्स्ट रेजोनेंस विद अ ट्यूनिंग फोर्क ऑकर्स एट 16 सेंटीमीटर। तो उसने कहा है कि पहला रेजोनेंस कब हुआ? 16 सेंटीमीटर पर हुआ। तो हम लिख लेंगे L1 इज इक्वल टू हाउ मच? 16 सेंटीमीटर्स। ठीक है। एंड सेकंड रेजोनेंस ऑकर्स एट 49 सेंटीमीटर, मतलब L2 की वैल्यू दिया है, L2 इज इक्वल्स टू 49 सेंटीमीटर्स। ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, तो साउंड की वेलोसिटी दिया है 330 मीटर्स पर सेकेंड। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी हमको पता करने की कोशिश करना है। ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये हमको पता करना है। ये है मीटर पर सेकेंड में, और दीज टू वैल्यूज आर गिवन इन सेंटीमीटर, सो वी हैव टू कन्वर्ट द सेंटीमीटर्स इनटू मीटर। सो 16 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स, और दूसरा फॉर्मूला है 49 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स। अभी जो हमने फॉर्मूले डेराइव किए वो ये थे। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या मिला था? 2n अंडर द ब्रैकेट ऑफ L2 माइनस L1। ठीक है। चलिए, वेलोसिटी कितनी गिवन है? 330 गिवन है। 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको पता करना है। L2 की वैल्यू कितनी है? 49 इंटू 10 टू द पावर -2। L1 की वैल्यू है 16 इंटू 10 टू द पावर -2। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, -2 दोनों तरफ कॉमन है, बाहर निकाल दो तो 2 इंटू n इंटू 10 टू द पावर -2। 49 माइनस 16, 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 1 3, सो 33 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये है 330। 33 से डिवाइड करेंगे तो 1, और यहाँ पे आ गया 10। अब क्या करो, अब ये 10 ऐसा ही है, जो बचा वो लिख लो, 2 इंटू n इंटू 10 टू द पावर -2। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो मिल गया 5। 5 इज इक्वल्स टू n इंटू 10 टू द पावर -2। -2 इस तरफ आएगा तो +2, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी शुड बी 500। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 500 हर्ट्ज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट वन, 500 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। IIT JEE 2005, if in an experiment for determination of velocity of sound by resonance tube method, resonance tube method का यूज करके हम velocity of sound पता करने की कोशिश कर रहे थे using a tuning fork of 512 हर्ट्ज। तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी दिया उसने, कितनी फ्रीक्वेंसी है? 512 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फोर्क वो है। फर्स्ट रेजोनेंस वाज ऑब्जर्व एट 30.7 सेंटीमीटर्स। ये क्या दिया? पहला रेजोनेंस आपको सुनाई दिया जब लेंथ थी, मतलब L1 इज इक्वल टू हाउ मच? 30.7 सेंटीमीटर्स। बेटर ये है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले तो 30.7 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स ये दिया हुआ है। आगे बढ़िए।
एंड सेकेंड वॉज ऑब्टेन एट 63.2 और दूसरा रेजोनेंस जो हमको सुनाई दिया उस वक्त की लेंथ कितनी थी 62.5 सेंटीमीटर्स, दैट मीन 62.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये दूसरे वक्त की लेंथ थी। आगे बढ़िए, डेटा सही है ना, 63 है शायद, 63.2 63.2 है ये, 63.2 और वो 30.7 है ना, 30.7। द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, तो एरर कितना आया होगा साउंड की वेलोसिटी में, उसने कंसीडर किया है कि साउंड की वेलोसिटी है 332 मीटर्स पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी है, एरर कितना आया होगा वो हमको पता करना है। चलिए शुरू करते हैं। एरर पता करने के लिए हम करेंगे क्या, हम एक्चुअल वेलोसिटी निकालेंगे और थ्योरेटिकल वेलोसिटी तो हमारे पास अवेलेबल है, उन दोनों का माइनस कर लेंगे तो हमको एरर मिल जाएगा। अच्छा, मतलब मुझे पता करना है साउंड की वेलोसिटी बाय यूजिंग मेथड ऑफ रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब का मेथड यूज करके साउंड की वेलोसिटी मुझे निकालना है। फॉर्मूलेज आपके पास अवेलेबल। फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, V इक्वल्स, इसको मैं नाम देता हूं V डैश इज इक्वल्स टू 2n अंडर द ब्रैकेट ऑफ L2 माइनस L1। ठीक है, चलिए 2 जैसा का तैसा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दिया हुआ है 512 हर्ट्ज, L2 माइनस L1 है 63.2 सेंटीमीटर्स माइनस L1 है 30.7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, देखिए ऑप्शंस जो आपके पास अवेलेबल है ना, वो ऑप्शंस सेंटीमीटर पर सेकंड में है, इसलिए बेटर ये है कि हम वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करने के बजाय सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट करें। अगर सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को माइनस करते हैं। तो मुझे माइनस करना है किसको किसको, एक तो माइनस करना है 63.2, दूसरा है 30.7। माइनस करेंगे 12 माइनस 7 दैट मीन्स 5, यहाँ बचा 2, 6 माइनस 3 3, तो हमारा आंसर आएगा 2 इंटू 512 इंटू 32.5। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का एक बहुत बड़ा चैप्टर खुलने वाला है, तो क्या करेंगे 2 इंटू 512 इंटू, इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर लें, उससे पहले मैं इसको लिखता हूँ 325 इंटू 10⁻⁻1, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो 2 इंटू 512, 5 से डिवाइड कर ले, 25 से डिवाइड कर लेते हैं तो 25 आ जाएगा, 25 1 जा 25, कितने बचे 7, 25 3 जा 75। ठीक है, चलिए तो 25 2 जा 50, तो 50 इंटू 13 इंटू 512, ये सॉल्व करते हैं, ये 0 10⁻⁻1 खत्म, तो क्या बचा 5 इंटू 13 इंटू 512। ठीक है, चलिए इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 12 5 जा 60, 5 5 जा 25, तो 2560 इंटू 13, 13 0 0, 13 6 जा 78 का 8 7, 13 5 जा 65, 65 प्लस 7 65, 70 71 72, तो 2 और 7 आया, 13 2 जा 26, 26 प्लस 3 दिस विल बी 33, सो 33280 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। दिस इज अवर कैलकुलेटेड वेलोसिटी ऑफ साउंड। एक्चुअल वेलोसिटी तो गिवन है, जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है 332 मीटर्स पर सेकेंड। हमको कन्वर्ट करना है इस मीटर पर सेकेंड को सेंटीमीटर में, क्योंकि ये वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो वेलोसिटी हो जाएंगी 33200 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। एरर निकालना है, दोनों को माइनस कर लो, तो V डैश माइनस V, चलिए माइनस करते हैं, 33280 माइनस 33200, सो 80 विल बी डिफरेंस। सो वेलोसिटी का जो एरर आया है 80 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड का वेलोसिटी डिफरेंस है, सो दिस शुड बी अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इफ इन अ रेजोनेंस ट्यूब ए ऑयल ऑफ डेंसिटी हायर देन दैट ऑफ वाटर इज यूज्ड देन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वुड बी। उसने कहा है, आप जो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसका मैं एक और मरतबा थोड़ा सा शॉर्ट सेटअप बता देता हूँ। ये आपकी ट्यूब थी, यहाँ पे पानी भरा हुआ था, इस पानी की जगह आपने एक ऑयल लिया है जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, तो उसने क्या पूछा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या वो बढ़ जाएंगी, कम हो जाएंगी, सेम रहेगी, जो भी होगा। देखिए यहाँ जो वाटर आ रहा था उसका काम क्या था, उसका काम यह था यहाँ पे एंड को क्लोज करना। अगर यहाँ वाटर आ जाए, कोई सॉलिड बॉडी आ जाए, लिक्विड आ जाए, कुछ भी आ जाओ, हमको सिर्फ इतना करना है कि ये मीडियम रेयर होना चाहिए और ये मीडियम
डेंसर होना चाहिए, तो हमारा रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट हो गया। हाँ, अगर आप कोई ऐसा मीडियम यहाँ पे भरते जिसकी डेंसिटी यहाँ के एयर के कंपेयर में कम होती तो सारा का सारा उल्टा फेनोमेना हो जाता था। अभी वो नहीं हो रहा, हम यहाँ पे एक ऐसा ऑयल भर रहे हैं जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, मतलब ये अभी भी डेंसर है। अगर आप वाटर भरे तब भी डेंसर था, वाटर से कम डेंसिटी भरे तब भी डेंसर था। यहाँ तक कि वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वहां से आपको आना चाहिए 1 तक। इतना डेंसिटी गिरेगी तब फर्क पड़ेगा। यहाँ उसने क्या कहा है, सिंपली ये कहा है कि आपने वाटर को चेंज करके ऑयल भर लिया, तो क्या यहाँ के मीडियम पर कोई फर्क पड़ा? अभी भी ये क्लोज एंड है, अभी भी ये क्लोज एंड है, अभी भी ये डेंसर मीडियम है, मतलब फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं क्या है। व्हाइल मेजरिंग द स्पीड ऑफ साउंड बाय परफॉर्मिंग अ रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट हो रहा था साउंड की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। ए स्टूडेंट गेट्स द फर्स्ट रेजोनेंस कंडीशन एट अ कॉलम लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर। उसको सबसे पहली जो लेंथ मिली वो है 18 सेंटीमीटर के बराबर, इतनी लेंथ उसको मिली थी। आगे बढ़िए। ड्यूरिंग विंटर रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग समर, सर्दी के दिनों में इतना, समर में, गर्मी के दिनों में जब एक्सपेरिमेंट किया गया, शी मेजर द कॉलम लेंथ टू बी x सेंटीमीटर फॉर द सेकेंड रेजोनेंस। उसने क्या किया, जब सेकेंड रेजोनेंस किया तो सेकेंड रेजोनेंस के लिए उसकी लेंथ कितनी आई, सेकेंड रेजोनेंस की उसकी लेंथ कुछ तो भी x सेंटीमीटर आई है। उसने पूछा है कि x की वैल्यू कितनी होंगी। पहली बात, हमको पता है कि सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ पहली रेजोनेटिंग लेंथ का 3 टाइम्स होता है, बराबर। अगर वो सेम टेम्परेचर के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करती तो कितना आना चाहिए था, 3 × 18, दैट मीन्स 18 3 ज़ा 54, तो 54 सेंटीमीटर वहां पे लेंथ उसकी आना चाहिए था अगर वो सेम टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट करती तो। एंड करेक्शन निगलेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसने एक्सपेरिमेंट किया है समर में, समर में किया है मतलब टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ गई। अगर टेम्परेचर बढ़ गई तो क्या वेलोसिटी ऑफ द साउंड बदलता है? कैसे बदलता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड? v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा r t बाय m। याद है ना ये फॉर्मूला, पूरी डेरिवेशन हुई थी इसकी। गामा r और m को हम छोड़ देते हैं। टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ रही है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई? फ्रीक्वेंसी वही है, मतलब वेलोसिटी के बढ़ने से वेवलेंथ की वैल्यू बढ़नी चाहिए। अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो ये लेंथ और ज्यादा बढ़नी चाहिए, मतलब अब वाली लेंथ x विल बी ग्रेटर देन 54। यहाँ पे लेंथ की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए क्योंकि अब वेवलेंथ भी बढ़ चुकी है। या सिंपली आप कह सकते हैं सेकंड के अंदर लेंथ 3 टाइम्स होती है तो 54 से एंड करेक्शन मिला के ग्रेटर देन होनी चाहिए। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट वन। x की वैल्यू 54 से बड़ी होंगी, 54 सेंटीमीटर से ज्यादा अब उसको लेंथ ऑफ द सेकंड रेजोनेटिंग कॉलम मिलेगा। ओके, तो ये था हमारा छोटे से क्वेश्चन जो कि रेजोनेटिंग कॉलम के ऊपर, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट के ऊपर पूछे जाते हैं। सिंपल एक्सपेरिमेंट है, कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको याद रखना है। अगर आप वो याद नहीं भी रख सकते हैं तो आपको इतना याद रखना है कि पहली रेजोनेटिंग लेंथ L1 प्लस E इज इक्वल टू λ/4 आता है और L2 प्लस E इज इक्वल टू 3 λ/4 आता है। ये दो चीजें याद रख लो, क्वेश्चन के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लो। ये फॉर्मूले आपको याद होते हैं तो बहुत अच्छा, ये अगर आपको याद है तो आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन अगर याद नहीं भी है तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, पहले अटेम्प्ट में सारे क्वेश्चंस देख लेंगे जो आसान से उनको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा मर्तबा जब आप रिपीट आएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनके फॉर्मूलेज आपके जहन में नहीं आ रहे हैं या कोई डाउट चल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा रेजोनेंट ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अगर इसमें आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।